आ जाइए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी, आने दो अभी बच्चों को। कल टेस्ट है आप लोगों का। सुनो। गुड आफ्टरनून सर जी। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। एक मिनट सुनो आप लोग। अभी कुछ बच्चे बायोलॉजी के कल के टेस्ट के टॉपिक रिपीट करवा रहे थे, वो मैं रिपीट कर दूं। बायोलॉजी का टॉपिक है एनिमल किंगडम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है? हिंदी मत पूछना, मुझे नहीं आती। हाँ, सर ने मुझे टॉपिक लिख दिए, हिंदी नहीं आती। तो ये टॉपिक कल के टेस्ट के हैं। फिजिक्स में आप जानते ही हो, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। और रिवीजन में मोशन इन 1D एंड मोशन इन ए प्लेन। ठीक है? एक विमीय गति और प्रक्षेप्य गति ये आ रहा है रिवीजन में। 10 क्वेश्चन है रिवीजन के, बस, ज्यादा नहीं है। और केमिस्ट्री में भी आपको सर लोगों ने बता दिया होगा। अभी मेरे पास सर के टॉपिक नहीं है, पर आज तो सर लोगों ने बता ही रखा है। उसमें तो जीओसी आ ही रहा है आपके, कंफर्म है? यस सर। और फिजिकल केमिस्ट्री में डाउट हो तो आज पूछ लेना, क्लास, लास्ट क्लास फिजिकल केमिस्ट्री की है ना? चलो बच्चों, कल से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब तो कल हम लोग स्फेरिकल मिरर को ही डिस्कस कर रहे थे। स्फेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन, आवर्धन हमने पढ़ा, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स दोनों क्वेश्चन किए। आज हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। यानी कि प्रतिबिंब का वेग। बच्चों, ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ पता है। बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो मुख्य अक्ष के लंबवत गति कर रहा है v0 वेलोसिटी से। vo, o फॉर ऑब्जेक्ट, बड़ा लिख देता हूं, vo। बच्चों, अगर रियल इमेज बन रही है तो वो नीचे जाएगी, हम जानते हैं। अगर
ये सी के बियॉन्ड है। कल हमने पढ़ा ना, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सी के पीछे हो तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है और नीचे उल्टी बनती है। ठीक है, तो बच्चों इमेज नीचे की तरफ मूव करेगी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगा वो आएगा m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं अगर इमेज नीचे जा रहा है तो ये नेगेटिव आना चाहिए vi, और आएगा क्योंकि m की वैल्यू बेटा नेगेटिव आएगी ऑटोमेटिक, टेंशन मत लो। तो m अगर नेगेटिव आ रहा है तो माइनस के साथ यहां पुट कर देना, तो इमेज की वेलोसिटी भी नेगेटिव आ जाएगी। बच्चों इसे नंबर 1 डाल लो और नंबर 1 डालकर आगे लिख लो, when object is moving perpendicular to principal axis, जब वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत गति करती है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कॉपी कर लो पूरा विद डायग्राम। नंबर 2 लिखे, when object is moving along the principal axis, object is moving along the principal axis, यानी कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के अनुदिश गति करती है। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? जब वस्तु मुख्य अक्ष के अनुदिश गति करती है। डायग्राम बना रहा हूं, ये मिरर है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। बच्चों ऑब्जेक्ट जो है वो इधर जा रहा है ऐसे, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज मिरर से दूर जाएगी, तो बच्चों इमेज इधर जाएगी। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर वस्तु मिरर की तरफ जा रही है तो प्रतिबिंब मिरर से दूर जाएगा। बच्चों यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा ml टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां m था और यहां ml है। याद है कल आपको बताया था ml क्या होता है? माइनस m स्क्वायर। ये आ गया, इसको भी लिख लो, डायग्राम बना लो और लिखो। हेलो, हाँ जी, ये वाला दे दो। हाँ, नो प्रॉब्लम, ओके ओके। कौन सा ऐसा दे रहा कौन तो मेरे पास है क्या करूंगा? हाँ बच्चा, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन मैं इस पर दूंगा, दूसरा इस पर दूंगा। बच्चों ये हमारे पास
कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स मिरर है। इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। बच्चों ढंग से देखना, ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों एक ऑब्जेक्ट इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और इसका जो मिरर से डिस्टेंस है, दूरी, वो है 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको इमेज की वेलोसिटी बतानी है। करो इस क्वेश्चन को, वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो बच्चों पहले m निकालना पड़ेगा आपको। m का फार्मूला कल बताया था मैंने, f अपॉन f माइनस u, ये m का फार्मूला था। f पता है, u पता है, m निकालो और m को फिर इस फार्मूले में रख देना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा, प्रतिबिंब का वेग आ जाएगा। -20/3 टिल्लू भाई साहब, भावेश 20/7, भावना 6.67 यानी कि 20/3 होता है। बच्चों एक चीज शायद आप गलत बता रहे हो, माइनस नहीं आएगा, शायद प्लस आएगा। तो मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ तो है, मुझे सॉल्व करने दो, फिर बताऊंगा किसका सही है किसका गलत है। बच्चों f इसका प्लस होता है, कॉन्वेक्स का, और u नेगेटिव है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था ना, वास्तविक वस्तु के लिए u हमेशा नेगेटिव होता है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए u नेगेटिव होता है। तो u आएगा -50, तो 20/70, m आ गया 2/7। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा m। अब ये प्लस आया बेटा, माइनस नहीं आया, जबरदस्ती माइनस मत लगाओ। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10। तो बच्चों इमेज नीचे नहीं आएगी, ऊपर आएगी। एक बात और बताता हूं बेटा, ये उत्तल दर्पण जो है, कॉन्वेक्स मिरर, ये इसकी इमेज वर्चुअल बनती है हमेशा। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पर इमेज जो होगा वो दर्पण के, मिरर के पीछे होगा। ये याद कर लो, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। इसलिए इमेज मिरर के पीछे बनेगा, और क्योंकि ये माइनस नहीं आया, प्लस आया है, इसका मतलब नीचे नहीं आएगा बेटा, ऊपर जाएगा, और वेलोसिटी आएगी 20/7। अब देखते हैं 20/7 किस किस ने दिया। सबसे पहले भावेश ने दिया, सही है, फिर गरिमा ने दिया, फिर अर्चना ने दिया, अनुराग ने दिया,
जयपाल ने माइनस लगाकर गड़बड़ कर दी, राहुल का सही है, नम्रता माइनस लगा दिया इसलिए गलत है, बाकी सब ठीक है। चलो अब तो खैर आप पूरा समझ ही गए बच्चों। अब अगला क्वेश्चन इस पर करते हैं, है ना। बच्चों ये कॉन्वेक्स मिरर है, दोबारा से उत्तल दर्पण है। इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, वापस से 20 सेंटीमीटर है बेटा, जो इसकी थी वही उसकी है। इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बच्चों मिरर की तरफ आ रहा है, ये देखो इधर आ रहा है। अभी इसका जो डिस्टेंस है मिरर से वो है 40 सेंटीमीटर और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है प्रतिबिंब का वेग यानी कि इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। बच्चों ने जवाब दिए काफी, 10/9 और -10/9 दो आंसर आप दे रहे हैं। अब देखते हैं आपका प्लस माइनस में क्या सही है, अभी बताता हूं बच्चों। पहले इसका n निकाल लो, f/f माइनस u। f मैंने आपको दिया 20 और u आपको दिया मैंने 40, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट है ना, वास्तविक बिंब वस्तु, तो u हमेशा नेगेटिव आता है। तो बच्चों ये सॉल्व करने पर कितना आ गया, 1/3, नीचे 60 आएगा 1/3। अब ये यूज करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा -m², तो माइनस तो लगाना ही है, तो ये m² आएगा 1/3 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10। तो बच्चों इस बार माइनस आएगा, इस बार माइनस आएगा, मतलब इसका जो इमेज है वो नेगेटिव साइड में जाएगा बेटा, इधर जाएगा इमेज, इधर ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा, है ना, माइनस आएगा। पूरा सॉल्यूशन लिख लो।
हाँ बच्चा, अब एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम डिस्कशन को चेंज करेंगे। हाँ बेटा, डी क्या लिखा है? तो जिन्होंने प्लस दिया वो गलत हो गया बेटा, माइनस सही है ना? नाम नहीं बता रहा किन किन बच्चों का सही है। अब ये डी क्या, अच्छा डी मतलब डन है, ओके मैं समझ गया, डी फॉर डन। हाँ भावना बोलो बेटा। सर क्या बोलते हैं कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को -40 सेंटीमीटर लिए और फिर जो इमेज का डिस्टेंस आया है वो भी माइनस में आ रहा है, तो फिर हम इमेज को राइट हैंड साइड क्यों बना रहे हैं? बेटा इमेज का डिस्टेंस कहाँ निकाला है? तो वेलोसिटी निकाली है मैंने, डिस्टेंस नहीं निकाला मैंने, कैलकुलेट ही नहीं किया। ये तो बेटा v वेलोसिटी है, v वो वाला v नहीं है, ये v वेलोसिटी है ना? ये हमने वेलोसिटी निकाली है मीटर पर सेकंड में, पोजीशन नहीं निकाली। पोजीशन अभी निकालता हूं, देखो। अच्छा है, चलो आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया। अगर पोजीशन निकालना है ना बेटा, तो फिर हम मिरर फार्मूला काम में लेंगे। हमारा मिरर फार्मूला में पोजीशन ऑफ इमेज होता है, वो बाई चांस इसका सिंबल और इसका सिंबल मिल गया इसलिए कंफ्यूज हो गए। ये होता है u f u अपॉन u माइनस f। याद है ये फार्मूला? यहां पर हम f लेंगे 20, u लेंगे -40, नीचे भी u को माइनस लिखेंगे, f को प्लस लिखेंगे। तो कितना आया बच्चा? 20 इंटू -40 अपॉन -60। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 3 गया, 40/3 सेंटीमीटर। अब गौर से देखो, हमारा v प्लस आ रहा है बच्चों, u इधर नेगेटिव है और v हमारा प्लस आ रहा है, इसलिए v इधर आएगा, इमेज इधर आएगा। अब आई बात समझ में? यस सर, समझ आ गई सर। हाँ, जो वेलोसिटी का, हाँ क्या बोल रहे हो? जो वेलोसिटी में ये निगेटिव साइंस आ रहे हैं, निगेटिव या पॉजिटिव, ये किस चीज को डोनेट कर रहा है? तो नेगेटिव साइन बता रहा है ना कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। हमारा इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव है ना बेटा? ओके सर। अगर v प्लस आता तो ये इधर जाता, v नेगेटिव है मतलब उधर जा रहा है ना? ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, फिर टॉपिक चेंज कर लेंगे हम बच्चों। एक कॉनकेव मिरर है, वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं है, मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन है। इसका नहीं था ये क्वेश्चन, इसलिए मिटा दिया मैंने। कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। बच्चों एक ऑब्जेक्ट आपका इस तरह का कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, ये एक है ना बेटा, रेक्टेंगल है, आयत, रेक्टेंगुलर प्लेट है, कोई आयताकार पटल। उसको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। बच्चों ये प्लेट है और प्लेट को ऐसे रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऐसे रखा है, ऐसे। डायग्राम में तो मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा ना बच्चा। इस प्लेट की ये वाली डायमेंशन जो है, चौड़ाई, ये आप ले लो 10 मिलीमीटर, और ये जो हाइट है
ये है 20 मिलीमीटर। तो बच्चों आपको बताना है इसकी जो इमेज बनेगी उसका एरिया कितना आएगा, क्षेत्रफल। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉन्केव मिरर है, उससे 15 सेंटीमीटर दूर, ये तो मिरर है, इससे 15 सेंटीमीटर दूर यहां पर एक ऐसे प्लेट रखी है, आयताकार पटल प्लेट, उसके चौड़ाई 10 है, ऊंचाई हाइट जो है 20 mm है, मिलीमीटर है। बच्चों इस प्लेट का जो इमेज बनेगा वो एक दूसरा प्लेट बनेगा ना, उसका अपन को एरिया निकालना है ना। एरिया ऑफ इमेज बताना है कितना आएगा, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल। वेरी गुड। टिल्लू ने बोला -400, प्रियंका ने बोला -400। बेटा इसका यूनिट और बता दो ना, मात्रक क्या होगा। ठीक है, धर्मेंद्र, प्रियंका सिन्हा, आहुति, सबका -400 आ रहा है। प्रिया रॉय, यूनिट नहीं लिखते आप तो कभी कभी पता नहीं लग पाता किस यूनिट में आंसर आया है। देखो बेटा, पहले हम इसका m निकालते हैं। m का फार्मूला होता है बेटा f/f माइनस u। बच्चों फिर याद दिला दूं, कॉनकेव है, अवतल दर्पण, f माइनस होगा तो माइनस, और u कितना है -15। ये सब साइन मत भूलना, नीचे 15 में -5 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गई शायद। सर f की वैल्यू 10, F10 सर 10 लेंगे ना उसको 20 को। करेक्ट, गलती हो गई, तभी मेरा आंसर भी गलत आ रहा था, क्योंकि इसका m पॉजिटिव नहीं आता, इसका m नेगेटिव आता है। तो बच्चों -2 आ गया m। अब जो मैं बोलूं वो सुनना ढंग से। बच्चों m का मतलब है कि उसकी जो डायमेंशन है ना ऑब्जेक्ट की, वो दुगना हो जाएगा। m हमारा -2 आया, इसका मतलब दुगना हो जाएगा। तो बेटे ये जो 10 mm है ना, 10 mm, ये तो 20 mm हो जाएगा, और जो ऊंचाई है 20 mm, वो डबल होकर कितना हो जाएगा? 40 40 mm।
हाँ 40 mm। तो बच्चों यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो इमेज में हाइट भी बढ़ जाएगी और विड्थ भी बढ़ जाएगी, ऐसे बड़ा इमेज बनेगा। ये 10 का 20 mm हो जाएगा और ये 20 mm का 40 mm हो जाएगा। दोनों डायमेंशन डबल हो जाएंगे बच्चा। तो हमारा जो एरिया आएगा इमेज का वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 40। तो बच्चों 800 मिलीमीटर स्क्वायर है ना, वैल्यू यूनिट लिखना चाहिए आपको। हाँ बाद में यूनिट लिखा बच्चों ने, सही है, 800 मिलीमीटर स्क्वायर। और बच्चों सुनो, जब है ना प्लेट होती है ना, प्लेट में उल्टा सीधा पता नहीं लगता, इसलिए यहाँ माइनस लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। आपने माइनस लगाया लेकिन माइनस का मीनिंग नहीं। और वैसे भी एक चीज देखो, अगर आप एक इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर तो प्लस ही आएगा ना, समझे आप भाई। 10 mm का दुगना करोगे, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -20 आएगा, और 20 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -40 आएगा। तो -20 और -40 को मल्टीप्लाई करोगे बाद में तो माइनस माइनस प्लस आएगा, इसलिए इसका आंसर में माइनस लगाना सही नहीं है। तो हम बोलेंगे 800 मिलीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों 400 तो गलत हो गया ना आपका, 800 आएगा। तो जिन बच्चों ने 800 बोला है बाद में वो सही है। हाँ जतिंदर का, सोनम का, राहुल भारद्वाज का, गरिमा, हाँ बाद वाला सही है। चलो बच्चों अब हम अपना टॉपिक बदल लेते हैं। परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ये सब मिटा रहा हूं मैं। सर आज डाउट क्लास है ना? हाँ यार डाउट क्लास भी तो लेनी है, वेरी गुड, क्या बात याद दिलाई है, बढ़िया वाली। सर 4 मिनट और बचा आधे घंटे के लिए, 4 मिनट पढ़ा दीजिए। नहीं आधा घंटा तो हो गया, आधे लेक्चर के लिए हम 7.5 मिनट और बचा है, लेकिन नया टॉपिक शुरू करना है तो फिर फायदा नहीं। अब ये बताओ तुम्हारे पास सफिशिएंट डाउट है या नहीं है? है ना सर, है। खूब सारे हैं। चलो फिर 2 मिनट रुको और आप डाउट भेजना शुरू करो मुझे, है ना। सर कहाँ गए? चाय नाश्ता करने। मेरे को लगा वीडियो हटा गया, मैं डर गई थी। आ गया। अरे हाँ से कहा ही था 1 मिनट रुको। तो सबसे पहला डाउट ये आया है नम्रता का, क्वेश्चन नंबर 39। तो मुझे डाउट पहले पढ़ना है। एल लंबाई की एक नली को एक असंपीड्य द्रव से पूरा भरकर इसे दोनों सिरों से बंद कर दिया गया है।
बंद दरों का बेटा सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम है ये। मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं फिर इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है? अपनी मंडे को देखो बच्चों, ये एल लेंथ की कोई ट्यूब है और इसमें पानी भरा है। क्या भरा है? पानी। और इसे यहां से ओमेगा से घुमा रहे, एक सिरे से। पूरी ट्यूब में पानी भरा है, पानी का मास m है, द्रव्यमान, और ट्यूब की लंबाई l है। तो बच्चों इस पूरी ट्यूब को ओमेगा से घुमा दिया, तो ओमेगा से घुमाने पर ये कह रहा है पानी नली के दूसरे सिरे को, यहां पर जो पूरी ट्यूब में पानी है, ये पानी इधर वाले सिरे को धक्का देगा, तो ये फोर्स बताना है बेटा। ये तो हम जानते हैं, ये वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, m ओमेगा स्क्वायर r। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पानी के अलग अलग कण जो है उनकी त्रिज्या अलग अलग है, ठीक है? इसकी त्रिज्या कम है, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ r जो है वो सेंटर ऑफ मास का लेते हैं। अब हमें पता है पूरे पानी का द्रव्यमान यहाँ होगा, तो बच्चों अगर सेंटर ऑफ मास बीच में होगा तो उसकी रेडियस क्या आएगी? L/2। तो यहाँ पर आप द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास का जो रेडियस है वो L/2 ले लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? चलो सेकेंड, ये क्वेश्चन किसका है? टिल्लू भाई साहब का। एक वृत्ताकार मंच पर एक घर्षण रहित ऊर्ध्वाधर धुरी पर टिका है। मंच की त्रिज्या 2 मीटर है और इसका जड़त्वाघूर्ण दे रखा है, ठीक है? प्रारंभ में यह विराम अवस्था में है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति इस मंच के किनारे पर खड़ा होता है और किनारे किनारे भूतल के सापेक्ष, अरे वाह, 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। तो इस व्यक्ति द्वारा एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? लो, एक बात का ध्यान रख बेटा, जब व्यक्ति चलने लगेगा किनारे किनारे, बच्चों क्वेश्चन बता दूं, ये एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, वृत्ताकार मंच, और सेंटर से हिंज है। ऐसे लटका हुआ नहीं है बेटा, क्षैतिज है। डायग्राम में मैंने ऊर्ध्वाधर दिखाया है, क्षैतिज प्लेटफॉर्म है पूरा। इसका आई दे रखा है प्लेटफॉर्म का 200, आई 200 दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है 2 मीटर। बच्चों अभी ये पूरा प्लेटफॉर्म रेस्ट में है, स्थिर है। 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति यहां खड़ा है और वो किनारे किनारे ऐसे चलने लगता है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। बच्चों यदि व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो वो प्लेटफॉर्म को पीछे पुश करेगा, तो प्लेटफॉर्म घूमने लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझे? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो मैं हर क्वेश्चन की अपनी एक प्रतिक्रिया देता हूँ, ये बहुत अच्छा है, वो आसान है, वो ऐसा है, वो एग्जाम में आया है, ये है, वो है, तो इन सबको नोट करो। तो बच्चों जब व्यक्ति इधर चलेगा तो हमारा ये पूरा मंच प्लेटफॉर्म ऐसे घूमेगा ओमेगा से। पहले कोणीय संवेग संरक्षण नियम लगा दो बेटा। व्यक्ति जब स्थिर था तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम 0 था। बाद में व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज चलने लगा तो बच्चों इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा mvr, कोणीय संवेग, और ये ऐसे घूम रहा है इसलिए बाहर आएगा। प्लेटफॉर्म ऐसे घूम रहा है, इसका कोणीय संवेग अंदर आएगा i ओमेगा। ठीक है, इसे सॉल्व करो। mvr इज इक्वल टू i ओमेगा। बेटा व्यक्ति का द्रव्यमान 50 दे रखा है, उसकी वेलोसिटी 1 दे रखी है, रेडियस 2 है, और इसका i कितना था?
200, प्लेटफॉर्म का आई 200 था, तो बच्चों प्लेटफॉर्म का ओमेगा निकल आएगा 50 दूनी 100, 100 अपॉन 200 1/2 0.5। अब ढंग से सुनना आगे बच्चों। अब वो कह रहा है इस व्यक्ति द्वारा एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बच्चों व्यक्ति जो है वो जमीन के सापेक्ष तो ऐसे एक से चल रहा है, लेकिन हमें एक चक्कर प्लेटफॉर्म के सापेक्ष लेना है। तो व्यक्ति का प्लेटफॉर्म के सापेक्ष वेग निकालो। पहले क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। ये आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। बेटा व्यक्ति का खुद का वेग कितना है? 1, और प्लेटफॉर्म का वेग कितना है? बेटा प्लेटफॉर्म का यहां पर वेग होगा r ओमेगा। r कितना है? 2, ओमेगा कितना है? 0.5। तो 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए -1 लेना पड़ेगा, तो 2 मीटर पर सेकंड आएगा। अरे तुम सिंपल शब्दों में समझो ना, लड़का एक से इधर जा रहा है, प्लेटफॉर्म एक से इधर जा रहा है, तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में लड़के की वेलोसिटी 2 हो गई। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना है? 2 पाई r, r कितना है? 2, और प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी है? 2, 2 से 2 काट दो, आंसर आएगा 2 पाई सेकेंड। टिल्लू कंफर्म कर आंसर सही है गलत है? हाँ सर सही है, ओमेगा आ गया था, उस पर नहीं आया था मान। हाँ दोबारा बोल, कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं सर, मेरा ना ओमेगा तक आ गया था वैल्यू, आगे नहीं आ रहा था। ये रिलेटिव निकालना जरूरी है बेटा, क्योंकि उसमें एक चक्कर है ना प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में पूछा है, सापेक्ष। तो प्लेटफॉर्म के सापेक्ष ये वेग निकालना बहुत जरूरी था, है ना? अच्छा हाँ, क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान दो इस क्वेश्चन पर। मैं आगे बढ़ता हूं। बेटा ये नाम नहीं भेजा, फोन नंबर है 634 634। ये रिलेटिव का क्वेश्चन लग रहा है। एक नदी 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बह रहा है पानी, नदी का पानी। नदी की चौड़ाई 50 मीटर है और उसकी गहराई ये क्या क्वेश्चन हुआ? शक्ति का क्वेश्चन है, मुझे लगा रिलेटिव का है। इसकी गहराई 5 मीटर दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, इसका मतलब क्षेत्रफल पता लग गया। नदी की चौड़ाई और गहराई को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ गया। तो कितनी शक्ति उपलब्ध होगी? अच्छा रुको, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसको कैसे करें। बच्चों पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं मैं आप सब लोगों को। ये कह रहा है एक नदी रिवर फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 मीटर पर सेकेंड है। नदी का वेग, पानी का वेग। नदी की चौड़ाई 50 है, गहराई 5 है, तो क्षेत्रफल हो गया 50 गुना 5, 250 मीटर स्क्वायर। और एक अपन को पानी की डेंसिटी भी इसने दी हुई है 1000। तो बेटा पानी जो बह रहा है ना, उससे कितनी शक्ति उपलब्ध होगी ये पूछा है इसने। बताओ कैसे निकालें? F इंटू वी से निकालें। बोलो बोलो बोलो, आवाज नहीं आई बेटा, फिर से बोलो। अरे बेटा आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आप लोगों की। सर F इंटू वी से। कोई याद है? यस सर।
आपको हमने न्यूटन्स लॉ में और बताया था, जब पानी बहता है तो उसकी वजह से जो फोर्स लगता है वो रो ए वी स्क्वायर होता है। तो एक वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आएगा रो ए वी क्यूब। रो है 1000, एरिया है 250, वेलोसिटी है 2। तो बच्चों इसको सॉल्व करके बताओ। 2 का क्यूब यानी कि 8 आ गया, 250 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आएगा, और 2000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 आएगा। बेटा 10 टू द पावर 6 मेगा होता है, तो 2 MW, MW का मतलब मेगावाट। आंसर बताओ, डी सही है गलत है? सर 1 मेगावाट है। क्या 1 मेगावाट आंसर में है। नहीं बेटा 1 मेगावाट नहीं आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। 1 मेगावाट तब आता जब हम नदी का वेग 0 से लेकर 2 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाते। इसने क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला। हम अगर ये बोलते पहले नदी का वेग 0 है और उसे बढ़ाते बढ़ाते 2 मीटर पर सेकंड तक ले जाएं, 2 मीटर पर सेकंड तक, तो कितनी शक्ति चाहिए, कितनी पावर चाहिए, तब आता। उसका भी आंसर बताओ कैसे निकालते हैं। दोनों क्वेश्चन में अंतर होता है और बहुत सारी किताबों में इन दोनों आंसर्स को अलग अलग भी देते हैं। देखो, अगर रिवर की वेलोसिटी को 0 से 2 तक बढ़ाते तो फिर हम पावर निकालते W बाई T से। W आता बेटा हाफ mv स्क्वायर, तो ये आता 1/2 m बाई टी वी स्क्वायर। और आपको याद होगा हमने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वहीं पर मैंने ये भी बताया था m/t रो ए वी होता है बेटा। ये आपको मिल जाएगा न्यूटन्स लॉ में, देखना। तो यहां पर आता रो ए वी क्यूब डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों रो ए वी क्यूब की वैल्यू तो हमारा 2 मेगावाट आया, और 2 से डिवाइड करते तो 1 मेगावाट आंसर आ जाता। यस सर। तो इसलिए ये गड़बड़ है क्वेश्चन में थोड़ी सी। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 2 मेगावाट आना चाहिए। यस सर। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर 1 कब आता? पूरा बताया था, ये 1 आ गया ना सॉल्व करने पर, ये 1 आएगा सॉल्व करने ना। 1 तब आता जब हम रिवर की वेलोसिटी को, नदी के वेग को 0 से 2 तक बढ़ाते, तब आता। ओके सर, थैंक यू। प्रियंका सोनी का है क्वेश्चन नंबर 3। जड़त्वाहन I1 की एक वृत्ताकार डिस्क अपने सममित अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। ठीक है साहब। इस डिस्क के ऊपर जड़त्वाहन IB की अन्य डिस्क संकेंद्रित डाल दी जाती है। प्रारंभ में दूसरी डिस्क का कोणीय वेग 0 है। अंततः दोनों डिस्क एक कोणीय वेग ओमेगा फाइनल से घूर्णन करने लगती है। प्रारंभ में घूर्णन करती हुई डिस्क की घर्षण के कारण नष्ट हुई ऊर्जा है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आई बी, टी और बी लिखा है और ओमेगा आई लिखा है। टी और बी क्यों लिखा है पता नहीं। चिन्ह ऐसे बनाने चाहिए जिनका मतलब समझ में आ जाए। चलो मैं क्वेश्चन पूरा समझा रहा हूं आपको, सुनो बच्चों। हमारे पास एक डिस्क है चकती, उसका जड़त्वाघूर्ण दे रखा आई टी। बच्चों एक मिनट रुको। लड़का आ रहा है, वो ले आएगा आपको।
वो आ जाए पास में ही पहुंच जाएगा। वो देखो दिख ही जाएगा बोर्ड बड़ा सा आइटम है, सत्यार्थ के सामने होगा, वो आधा लड़का आधा ही आएगा, आइटम देख कर ही आएगा आपको। हाँ क्या सुन एक तो है ना मेरी साइड देखी वो जल्दी उसको खोल आता हूँ, उसमें है ना एग्जांपल नंबर मैंने 50 का डाल दिया, तो क्या आगे वाला एग्जांपल जो है वो 51 नंबर से पहले मुझे बहुत टाइम लगा है, 50 का सही दोनों अच्छे का निकल उनका वो उसने भेज दिया मैंने भेजा। हाँ बच्चा अब आप सुनो क्वेश्चन ढंग से। तो बच्चों एक चक्की है, डिस्क, उसका जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है और वो इतने कोणीय वेग ओमेगा आई से घूम रही है। बच्चों एक दूसरी डिस्क है जो स्थिर है, वो उसको पहली डिस्क के ऊपर रख दिया, दूसरी डिस्क का जड़त्वाघूर्ण है आई बी, ठीक है, दूसरी डिस्क का जो जड़त्वाघूर्ण है वो है आई बी। अब बच्चों पहली डिस्क नीचे से घूम रही है और दूसरी डिस्क को उसके ऊपर रखा है, दोनों के बीच फिसलन होगी घर्षण के कारण, और नीचे वाली डिस्क ऊपर वाली डिस्क को घुमाने की कोशिश करेगी और ऊपर वाली डिस्क चूंकि पहले स्थिर थी वो नीचे वाली डिस्क को रोकने की कोशिश करेगी और लास्ट में दोनों साथ साथ घूमने लगेंगी। फिर बोल रहा हूं ये वाली लाइन ढंग से सुनना बच्चों, नीचे वाली डिस्क घूम रही है, ऊपर वाली स्थिर है। जब स्थिर डिस्क को घूमती हुई डिस्क पर रखोगे तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, तो नीचे वाली डिस्क ऊपर वाली डिस्क को तेज करेगी और ऊपर वाली डिस्क नीचे वाली डिस्क को धीरे करेगी, स्लो करेगी, दोनों एक अंतिम ओमेगा पर आकर रुक जाएंगे। कोणीय संवेग संरक्षण नियम लगाओ। पहले कितना कोणीय संवेग था? आई टी ओमेगा आई, चिन्ह अजीब अजीब से ले रखे हैं तो मुझे भी वही लेने पड़ रहे हैं, आई वन ओमेगा वन। बाद में दोनों डिस्क एक साथ घूम रही है तो कुल जड़त्वाघूर्ण हो जाएगा आई टी प्लस आई बी इंटू ओमेगा फाइनल। वहां पर ओमेगा फाइनल लिखा है बस बच्चों मैंने, ओमेगा फाइनल। इससे आप ओमेगा फाइनल निकाल लो तो दोनों डिस्क जब साथ साथ घूमेगी तो उनका कोणीय वेग आएगा आई टी ओमेगा आई अपॉन आई टी प्लस आई बी। अब इसने पूछा कुछ और है बच्चा, इसने पूछा है गतिज ऊर्जा में हानि कितनी होगी। गतिज ऊर्जा में हानि, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेशन आप करोगे, कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बस मैं लास्ट में लिख रहा हूं गतिज ऊर्जा की जो हानि होगी, लॉस, वो होगा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। बेटा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पहले अकेली डिस्क का आई आई टी था, ओमेगा ओमेगा आई इनिशियल था, माइनस हानि जब निकालते हैं तो इनिशियल में से फाइनल, प्रारंभिक में से अंतिम माइनस करते हैं तो अंतिम गतिज ऊर्जा होगी हाफ आई टी प्लस आई बी ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर ओमेगा फाइनल की ये वाली वैल्यू आपको रखनी है और इसे हल करना है, तब आंसर आ जाएगा पक्का। तो इसको यहां पर लिख लो, इसको कैलकुलेट नहीं करना मैं, आप कर देना। बेटा ये नाम लिखा करो, फोन नंबर 467। आज इंग्लिश वाले बच्चे कहाँ गए? सारे क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं भैया। कहाँ गए भाई? इंग्लिश वाले कहाँ गए? सर टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है तो टाइगर शांत क्यों है? क्वेश्चन भेजो सर रिवीजन चल रहा, फिर आप ले नहीं रहे थे इसलिए मैं नहीं भेजा। वो वाले भेजूंगा आज तू अलग से तो भेजता ही नहीं।
बच्चों क्वेश्चन है, 8 त्रिज्या की और 8/6 मोटाई की वृत्तीय चक्ति का इसके तल के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण दे रखा है आई। मोटाई का क्या देना देना। अच्छा, इसे पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो उस ठोस गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बताना है। अब समझ में आ गया क्वेश्चन। बेटा हमारे पास एक चक्ति है, चक्ति का केंद्र से जाने वाली तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण इतना होता है, हाफ mr²। कितना होता है? हाफ mr²। बेटा हमें m नहीं दे रखा, तो हमें चक्ति के द्रव्यमान को ऐसे लिखना पड़ेगा, घनत्व गुणा आयतन। चक्ति का क्षेत्रफल तो πr² है। बेटा चक्ति के क्षेत्रफल को मोटाई से मल्टीप्लाई कर दो, मोटाई दे रखी है πr/6, तो आयतन आ जाएगा। क्षेत्रफल को मोटाई से गुणा करोगे आयतन आ जाएगा, आयतन को घनत्व से गुणा करोगे द्रव्यमान आ जाएगा। ये वाला r² बाहर लिख रहा हूं, तो बच्चों हमारा I आएगा π/12 रो r की पावर 5 5 5 5 1 2 2 5। इसे संभाल कर रखो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो बच्चों, इस चक्ति को पिघलाकर ठोस गोला बना दिया। अब भाई ठोस गोला बनाओगे तो उस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, तो ठोस गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, वो चक्ति के आयतन के बराबर होगा। इसके आयतन के बराबर कर दो, ये कितना है? π/6 r³। जब हम चक्ति को पिघलाकर ठोस गोला बनाएंगे तो दोनों का आयतन बराबर होगा बच्चा। पाई से पाई काट दो, 3 से 6 काट दो, तो बच्चों स्मॉल r³ कितना आ गया? कैपिटल R³ डिवाइडेड बाय 8। 4 दूनी 8 आएगा, और स्मॉल r/2 आ गया है ना बेटा। 8 का 1/3 पावर लेंगे 2 आएगा। हमारे पास गोले की त्रिज्या आ गई बच्चों, बहुत अच्छा काम कर लिया आपने। अब हमें गोले का जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो बच्चों गोले का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? 2/5 mr²। बेटा उस गोले का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, मास तो सेम रहेगा ना, तो ये घनत्व और आयतन दोनों सेम है, तो द्रव्यमान तो अच्छा, मुझे पहले m की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं थी, तो मैं यहां पर m लिख सकता हूं। ये मैंने थोड़ा सा काम ज्यादा कर दिया, लेकिन गोले का रेडियस स्मॉल r है, यहाँ स्मॉल r² लिखना है। बेटा स्मॉल r² कितना आएगा? कैपिटल R² डिवाइडेड बाय 4, तो कैपिटल R² डिवाइडेड बाय 4 आएगा। तो ये फाइनल आंसर कितना आ गया? 2 से 4 कटा, नीचे आएगा 1/10 mr²। तो अब आप मिलाओ आंसर, उसने किस तरह से दे रखा है? I की टर्म्स में दे रखा है बच्चों। mr² कितना है? 2i, 2 को इधर ले जाओ, तो mr² को 2i लिख दो, तो आंसर आएगा i/5। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा काम कर दिया, ये निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आयतन को बराबर करना था, इसलिए वो तो लिखना पड़ेगा, ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको। तो बच्चों गोले का आयतन और चक्ति के आयतन को बराबर करके गोले की त्रिज्या निकाली, फिर गोले की त्रिज्या को यहां रख दिया। ये काम करने की आवश्यकता नहीं थी, एक्स्ट्रा हो गया। आगे बढ़े।
ये कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये आंसर मिल गया? अरे जवाब तो दो, आंसर मिला या नहीं मिला? यस 5/5 मैंने मिटा दिया बेटा, लिख लिया होगा, काफी देर से छोड़ा हुआ था। ये आंसर मिल गया? यस सर। तनु, पहले वाला क्वेश्चन देखूंगा तनु तुम्हारा। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना विद डायमेंशन एज शोन। द्रव्यमान 3 किलो है। चलो डायग्राम बनाना पड़ेगा। बच्चों इस तरह का हमें कोई प्लेट दे रखी है। प्लेट कैसी है? ये 0, 0 है, ये 0,1 है, ये 0,2 है, ये 1,0 है और ये 2,0 है। ये सब दे रखे हैं। तो प्लेट ऐसे बनी हुई है, देखो यहां से ऐसे जाएगी, फिर ये प्लेट नीचे आई, फिर ये इधर गई और फिर इधर गई। तो बच्चों इस शेप की प्लेट है। इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। इसका टोटल मास 3 kg है। बेटा टोटल मास 3 kg है। हम इस प्लेट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 1 किलो यहाँ आ गया 1 kg, दूसरा 1 kg यहाँ आएगा, तीसरा 1 kg यहाँ आएगा। तीनों 1 1 लिख दो। अब बेटा तीनों के है ना कोऑर्डिनेट लिखो। कोऑर्डिनेट मुझे बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ये 1 है, ये हाफ होगा और ये भी हाफ होगा। इसके कोऑर्डिनेट आएंगे हाफ, हाफ। मुझे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। नहीं, जिसने डाउट पूछा है वो लड़की कहाँ है? सर क्लियर है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1/2, 1/2। अब बताओ ऊपर वाले के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मुझे तभी पता लगेगा आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ऊपर वाला जो है इसके कोऑर्डिनेट बताओ बेटा। सर 1/2 और 3/2। करेक्ट। बच्चों इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये 1/2 होगा ना, और ये पूरी ऊंचाई कितनी होगी? ये 1 है और ये आधा है, 1 + ½ 3/2। और ऐसे इसके कोऑर्डिनेट देखो, ये एक्स डिस्टेंस जो होगा 1 + ½ 3/2 होगा, लेकिन वाई सिर्फ आधा होगा। बच्चों अब निकालो एक्सियम m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 1 किलो है, x1 1/2 है, m2 भी 1 किलो है, x2 भी 1/2 है, 1/2। m3 भी 1 kg है
और x3 बेटा 3/2 है, यहाँ 3/2। टोटल मास 3 किलो, बताओ कितना आएगा? हाफ प्लस हाफ 1 5/6 है। बताओ सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सर 5/6 करेक्ट। बच्चों ऐसे y निकाल लेना, जैसे मैंने x निकाला ना, m1/1 प्लस m2/2। आपने ऑप्शन तो आपके क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है? दोनों ही आएगा, क्या? दोनों 5/6 ही होगा क्या? हाँ शायद। यस सर, दोनों आएगा सेम। हाँ, अब बेटा ऑप्शन नहीं है इसलिए मिला नहीं सकता मैं। अब अगले बच्चे के डाउट पर जा रहा हूँ, तुम्हारा सेकंड डाउट बाद में बताऊंगा। ये प्रियंका का है क्वेश्चन नंबर 33। हाँ बेटा, ये कह रहा है खोखले सिलेंडर का द्रव्यमान 3 किलो है और त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इस पर डोरी लपेटी जाती है और इस डोरी को 30 न्यूटन के बल से खींचा जाता है, कोणीय त्वरण होगा। बेटा ये सिलेंडर है, खोखला है, इसको ऐसे खींच रहे हैं F बल से। कोणीय त्वरण होता है बलागुण अपॉन जड़त्वागुण। बलागुण होगा F इंटू R, है ना बेटा? सेंटर से डिस्टेंस R होगा ना इसका। और खोखले सिलेंडर का जड़त्वागुण रिंग के बराबर होता है बेटा mr²। तो R से R कैंसिल, F अपॉन mr आंसर आ गया। F कितना दिया है? 30 न्यूटन। M कितना दिया है? 3 किलो। और R कितना है? 0.4। इसे सॉल्व करके बताओ आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? 25 आएगा। बताओ बेटा आंसर सही है नहीं है? सर ये कौन सा क्वेश्चन है? बेटा 33 क्वेश्चन नंबर आपने भेजा है ना, वही होगा। अच्छा मैंने 32 बता दिया, सॉरी। ये भी नीट 17 का है, ये क्वेश्चन भी नीट 2017 में आया है और अगला क्वेश्चन भी नीट 2017 में आया है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। दो चक्तियों के जड़त्वागुण आपस में बराबर ही अपनी अपनी अक्ष के ओमेगा 1 ओमेगा 2 से घूम रहे हैं। उनको एक दूसरे से सम्मुख इस प्रकार संपर्क में है। बेटा वो सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी वो बड़ा वाला क्वेश्चन किया था ना। आज आपकी चैट नहीं पढ़ रहा बेटा, इतना टाइम नहीं होता, यहाँ वहां ध्यान दूं, तो अभी मैं चैट नहीं पढ़ रहा आप लोगों की, तो आप बोल देना जो भी है, क्योंकि उधर इधर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बच्चों क्या नाम है प्रियंका, अभी मैंने जो बड़ा क्वेश्चन किया था ना, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क रखी थी, ये वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसी मेथड से करने की कोशिश करना बेटा। दोबारा करेंगे, हाँ दोबारा टाइम लग जाएगा। मैं आपका दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। अच्छा आपने उसी के ऑप्शन भेजे हैं, ठीक है। साक्षी क्वेश्चन है, a thin circular ring of mass and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis vertical to its plane with constant angular velocity omega. If two objects of mass m attach gently to the opposite end of the, बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ ना। देखो पहले रिंग अकेली घूम रही थी, बाद में दो पार्टिकल चिपका दिए, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लगा दो। पहले रिंग है अकेली, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr², उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। बाद में दो हमने पार्टिकल और चिपका दिए स्मॉल m मास के, तो बच्चों रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दोनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दो,
एक का mr स्क्वायर, दूसरे का mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर इनटू ओमेगा डैश लगा दो, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसे सॉल्व कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। है r स्क्वायर कट रहा है m ओमेगा अपॉन m प्लस 2 स्मॉल m, ये आंसर आ रहा है। यस सर करेक्ट है। अब तनु का एक क्वेश्चन और है, मैं वो ले रहा हूं, फिर खत्म हो रहे हैं। A non-uniform bar of weight W is suspended rest by the two spring on negligible weight. एक 30 डिग्री बना रही, 60 बना दिया था। एंगल मेड बाय द स्प्रिंग विद द वर्टिकल आर 30 एंड 60। ये करेक्शन क्यों किया बेटा? सुनो, आपने 30 और 60 करेक्शन कर दिया, उससे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो 37 डिग्री और 53 डिग्री एंगल थे जिनकी वैल्यू हमें पता है। भाई पूछने वाली लड़की कहाँ है? कहाँ गई? अब किससे बात करूं? सर वो ग्रुप में मैसेज की थी, उसका नेटवर्क इशू है करके। चलो, मैं ये कह रहा था उसने करेक्शन किया है, वो करेक्शन नहीं करके मैं ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं, है ना। अब आप सुनो, देखो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछे अच्छी बात है, उन लोगों के डेफिनेटली मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा बेटा। एक डायग्राम बना रहा हूं मैं बच्चों, एक छड़ है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र इसके बीच में नहीं है, मिड पॉइंट पर नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, हमें पता ही नहीं इसका सेंटर ऑफ मास कहां है। ये दो डोरियों से लटकी है, एक डोरी इधर है, दूसरी डोरी इधर है। बच्चों ये वाला एंगल 37 डिग्री है और ये वाला एंगल 53 डिग्री है, 53 डिग्री। पूरी रॉड की लेंथ जो है वो 2 मीटर है और रॉड का वेट W है। तो हमें बताना है हमारा सेंटर ऑफ मास यहां से कितना दूर है, x। बच्चों टॉर्क का क्वेश्चन है ये, कंपोनेंट लो, इसे T1 मान लो, इसे T2 मान लो। T1 का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा cos 37, हॉरिजॉन्टल आएगा T1 sin 37। प्लीज यहां पर मुझे को सपोर्ट करना आप लोग, है ना। T2 का वर्टिकल आएगा T2 cos 53, हॉरिजॉन्टल आएगा T2 sin 53। बच्चों ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो T1 sin 37 T2 sin 53 के बराबर होगा बेटा। ये 3/5 होता है, 4/5 होता है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3T1 इज इक्वल टू 4T2। एक इक्वेशन ये आ गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और आज इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है भी नहीं, तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इन दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg से बैलेंस हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे, वैसे मुझे लग रहा है मेरा काम इससे हो जाना चाहिए, पर एक बार लिख देता हूं, T1 cos 37 प्लस T2 cos 53 mg के बराबर होंगे। बच्चों ये आएगा 4T1 प्लस 3T2 बराबर 5 mg। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। बच्चों द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष बलागुण ले लो, टॉर्क लो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसके रेस्पेक्ट में mg का टॉर्क 0 आएगा, उसको हटा दो। T1 का टॉर्क आएगा T1 cos 37 और T1 cos 37 का डिस्टेंस यहां से कितना है बेटा, x। और दूसरा टॉर्क माइनस आएगा, एक प्लस आता है दूसरा माइनस आता है,
तो ये होगा T2 cos 53 और बेटे T2 cos 53 का ये डिस्टेंस कितना है L माइनस एक्स, टोटल लेंथ L है, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स और L हमें 2 मीटर दिया है। बच्चों इसे सॉल्व कर लो। T1 cos 37 आता है 4/5 x, इसको उधर ले जाओ, इक्वल टू 0 करना है, कुल बला लो 0 करना है ना। T2 cos 53 होता है 4/5 into L माइनस एक्स, ये T1 आएगा। जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दी बच्चों, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, मेरा काम इसी से हो रहा है। T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 कितना है हमारा 4/3। सर cos 53 3/5 होगा ना? है बेटा cos 53 3/5। cos 53 3/5 होता है। हाँ ये थोड़ा सा स्पीड की वजह से गड़बड़ होती है। तो बच्चों T1 अपॉन T2 की वैल्यू यहां से लिखी 4/3, ये 4/5 x, ये T2 पहले नीचे ले गए, ये आएगा 3/5 और L माइनस एक्स, L की वैल्यू 2 दे रखी है, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया 4 चौक 16x इक्वल टू 3 को इधर ले जाओ 9 2 माइनस एक्स। बच्चों बताओ x कितना आ रहा है? सोलह और 9 25 हो जाएंगे ना, तो 18/25 मीटर। बच्चों ये आंसर मिलाओ, सही है या गलत है? ऑप्शन नहीं है बेटा, लेकिन मेरे हिसाब से सही होगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से मल्टीप्लाई करके 36 सेंटीमीटर आ रहा है, 36 सेंटीमीटर आएगा ये। बस आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करेंगे, मंडे को मिलेंगे और मंडे को हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कॉपी नहीं करना चाहते स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। चलो बेटा, ओके बाय, ऑल द बेस्ट, आपके कल के टेस्ट के लिए मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट आ रहा है आपका। थैंक यू सर, बाय बाय सर। ओके सर, थैंक यू। Thanks, sir. Take care.